नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के मतदान का वक्त आ गया है, पहले 2 चरणों का। और मैं इन पहले 2 चरणों के मतदान को इसलिए आपस में जोड़ रहा हूं क्योंकि यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 100 से ज्यादा सीटों पर मतदान होना है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त दबाव है। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाएं, तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल के लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। भारतीय जनता पार्टी एक अरसे से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौल को ज्वलंत करने की कोशिश कर रही है, माहौल को और भी ज्यादा उग्र करने की कोशिश कर रही है, मगर अब तक वो कामयाब नहीं हुई है। और वो किसी भी कीमत पर एक अच्छी शुरुआत चाहती है ताकि उत्तर प्रदेश में वो दोबारा सत्ता में आ सके। और उसके लिए आपको 2 घटनाओं पर गौर करना पड़ेगा जिससे आपको पता चलेगा भारतीय जनता पार्टी किस कदर डेस्परेशन में है, किस बौखलाहट में है। सबसे पहले दैनिक भास्कर का स्टिंग ऑपरेशन। बीएसपी के एक नेता शमशुद्दीन रायन पर दैनिक भास्कर एक स्टिंग ऑपरेशन करता है। यह कम से कम दैनिक भास्कर में यह स्टिंग ऑपरेशन दिखाया जाता है, जिसमें गोपाल दास नाम का एक पत्रकार मिलता है शमशुद्दीन रायन से। और इस मुलाकात में जो आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर चल रही है, जो है पेशकश क्या की जाती है कि आपके कैंडिडेट जीत नहीं पाएंगे, यहां खर्चे करेंगे पटेहाल, ठीक है। चुनाव चिन्ह आप ही का रहेगा, टिकट हम अपना आदमी देंगे, उनको आपको दिलाना है। मिनिमम क्या 50 सीट की जरूरत है। इस ऑपरेशन में 50 सीटों का सौदा होता है 300 करोड़ रुपए में, यानी कि 50 सीटें और उसके बदले में बीएसपी को दी जाएगी 300 करोड़ रुपए। गोपाल दास नाम का यह पत्रकार खुद को आरएसएस और बीजेपी का एजेंट बताता है और शमशुद्दीन रायन से मिलता है। यह बतलाता है कि अगर ये 50 सीटों पर आप हमारे हिसाब से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो हम उसके बदले में आपको 300 करोड़ रुपए देंगे। कौन है शमशुद्दीन रायन? शमशुद्दीन रायन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बीएसपी का एक प्रभावशाली नेता है। यानी कि अगर हम पार्टी की बात करें तो एक जमाने में जो दबदबा नसीबुद्दीन सिद्दीकी का हुआ करता था, वो अब शमशुद्दीन रायन का है। यानी कि पार्टी में सबसे ऊपर मायावती, उसके बाद सतीश चंद्र मिश्र और शमशुद्दीन रायन। और इस पूरी बातचीत में यह कहा जा रहा है कि आप हमारे हिसाब से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करो और हम आपको पैसे देंगे। जाहिर सी बात है, आपके जहन में एक सवाल आएगा कि स्टिंग ऑपरेशन बीजेपी ने थोड़ा ना करवाया है, यह तो एक पत्रकार ने करवाया। बिल्कुल आपने सही बात कही दोस्तों। यह स्टिंग ऑपरेशन जो दैनिक भास्कर ने दिखाया है, जिसकी हम स्वतंत्र तौर पर जिम्मेदारी नहीं ले सकते, यह ऑपरेशन बीजेपी ने नहीं करवाया है। मगर अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं इस खबर की ओर। जैसे कि आप जानते हैं कि सिराथू से, कौशांबी के सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त बीएसपी के कैंडिडेट हैं मुनसब अली, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। मगर कुछ दिनों पहले यह सीट दी गई थी एक ब्राह्मण नेता को, और रहस्यमय तरीके से बीएसपी ने उस ब्राह्मण नेता के बदले एक मुस्लिम को वहां खड़ा कर दिया। यह सवाल उठ सकता है कि क्या इसका मकसद सिराथू में मुस्लिम वोट्स को बांटने का था? क्योंकि आप जानते हैं केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त बहुत जबरदस्त मुश्किल में हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि बीएसपी ने ये जो कदम है वो किसी दबाव के चलते उठाया। क्या बीजेपी के साथ पर्दे के पीछे किसी किस्म की डील चल रही है, कुछ साठगांठ चल रही है? हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। सबसे पहले कैंडिडेट को, उम्मीदवार को इस तरह से बदल देना सिराथू में। दूसरी बात, आपने एक चीज पर गौर किया होगा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती पूरी तरह से खामोश हैं, वो कुछ नहीं बोल रही हैं। और एक ऐसा चुनाव जो उनके राजनीतिक वजूद के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा, ऐसे चुनावों में इस तरह से खामोश रहना क्या बतलाता है? और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो साम दाम दंड भेद से भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ करना चाह रही है। मसलन आपके स्क्रीन पर जयंत चौधरी, क्या आप जानते हैं जयंत चौधरी ने एक
केस दर्ज कर दिया है क्योंकि उनके नाम से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक संदेश वायरल किया जा रहा है। वो पूरी तरह से झूठा संदेश है और जयंत चौधरी ने करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाया है। यानी कि साम दाम दंड भेद से ही नहीं, झूठ का भी सहारा लो अपने प्रतिद्वंद्वी, अपने विरोधी को टारगेट करने के लिए। बीजेपी इस बात से बौखलाई हुई है कि जयंत चौधरी को इस वक्त बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिल रही है और अगर जयंत चौधरी अपनी उन 36 सीटों में आधी सीटें भी जीत जाते हैं, अगर 25-30 जीत गए तो मान के चलिए बीजेपी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ है, मगर आधी सीटें भी जीत जाते हैं, 20 सीटें भी जीत जाते हैं तो बीजेपी को करारा नुकसान होगा। इसलिए बीजेपी किसी भी कीमत पर जयंत चौधरी पर निशाना साध रही है। यही वजह है कि भाजपा के नेता जो हैं वो बार बार ये कह रहे हैं जयंत चौधरी को कि आप गलत पार्टी में हैं। अमित शाह कई बार मंच पे खड़े होकर बयान देते हैं। क्या बयान देते हैं? कि जयंत चौधरी, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। अभी तो आपको लग रहा होगा कि आप अखिलेश के सबसे खासम खास हैं, मगर जब उनकी सरकार बन जाएगी तो आपको परे कर दिया जाएगा और आजम खान जो हैं वो बन जाएंगे पर्दे के पीछे के चीफ मिनिस्टर। भाजपा इस कदर बौखलाई हुई है। यही नहीं, भाजपा के सांसद संजीव बालियान वो भी जयंत चौधरी के खिलाफ कोई उग्र बयान नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। यानी कि भाजपा किसी भी कीमत पर जाटों के नेता जयंत चौधरी पर निशाना नहीं साधना चाहते। और यही नहीं, राकेश टिकैत, आप मुझे बताइए, जब से चुनावी प्रचार हुआ है क्या भाजपा के एक भी नेता ने राकेश टिकैत पर हमला किया? जबकि मुझे आपको बताने की कतई जरूरत नहीं कि राकेश टिकैत के बारे में बीजेपी उत्तर प्रदेश ने बाकायदा कहा था कि तू लखनऊ में कदम तो रख, हम तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। यानी कि राकेश टिकैत के खिलाफ भी नरमी, जयंत चौधरी को भी निशाने पर लिया जा रहा है अलग अलग तरीकों से। यह भाजपा के अंदर बौखलाहट भी दिखाई दे रहा है, भाजपा के अंदर डेस्परेशन भी दिखाई दे रहा है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो मैंने आपसे बात की, अब इस दूसरी खबर पर गौर कीजिए। हिजाब को लेकर चल रहा विवाद। कुछ लड़कियां जो एक अरसे से कर्नाटक के मांड्या में अपने कॉलेजेस आती थी, हिजाब पहनकर पढ़ाई भी कर रही थी, अचानक बहुत ही रहस्यमयी कारण से कुछ बाहरी तत्वों ने मामले को ज्वलंत कर दिया। मामले में जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भड़का दिया। अब वो मामला लगातार बड़ा होता जा रहा है। इस मामले में कई जो कट्टर स्टूडेंट ग्रुप्स हैं, मसलन PFI, जो कि उन छात्रों का साथ दे रहे हैं, हालांकि उनकी हरकतों से माहौल और भड़क भी रहा है, हकीकत यह भी है वो भी इस मामले में कूद गए हैं और उनका इस मामले में कूदने से माहौल और भी ज्यादा बिगड़ रहा है। अब आप कहेंगे भाई कर्नाटक का उत्तर प्रदेश के चुनावों से क्या मतलब है? फिर गौर कीजिए, आपकी स्क्रीन पर यह हैं मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री। अब वो कह रहे हैं कि हम भी मध्य प्रदेश में एक ऐसा कानून लाएंगे जिसके बाद मध्य प्रदेश के स्कूल्स और कॉलेजेस में हिजाब पर पाबंदी लगा दी जाएगी। अब यह बयान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ नहीं कह सकते क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ है, मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप देख रहे हैं कर्नाटक में क्या हो रहा है। कर्नाटक में 3 दिन के लिए कॉलेजेस बंद हो गए हैं, वहां माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। ऐसे में मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री आ बैल मुझे मार क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं जिससे हालात बिगड़ सकते हैं, तनाव पैदा हो सकता है? बताइए। अब याद कीजिए धर्म संसद को, वो धर्म संसद जो कि हरिद्वार में हुई। हरिद्वार उत्तराखंड में है, मगर हरिद्वार जुड़ा हुआ है मुजफ्फरनगर से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यह ना भूलें कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और अमित शाह, इन दोनों चेहरों ने अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत कहां से की थी? कैराना। क्योंकि ये वो कैराना है जिसके बारे में उत्तर प्रदेश
में भाजपा बार बार बताती है कि इसमें हिंदुओं का पलायन हुआ था, हिंदुओं का पलायन हुआ था, जबकि यह मुद्दा हिंदुओं का पलायन का नहीं था। खुद स्वर्गीय सांसद हुकुम सिंह के रिश्तेदार बताते हैं कि यह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा था, जो अखिलेश यादव की सरकार पर एक बहुत बड़ा दाग था। कहने का अर्थ क्या है कि माहौल को किसी भी कीमत पर ज्वलंत करना। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी कोशिश की गई कैराना के जरिए, धर्म संसद के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालात को ज्वलंत करने की, और फिर रहस्यमय तरीके से दक्षिण में यानी कि कर्नाटक में माहौल को भड़काया जा रहा है। और यहां पर एक तीर से दो शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। एक तो इसका जो असर है वो उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा, और क्यों पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। क्योंकि न्यूज चैनल्स ने उस पर डिबेट करना शुरू कर दिया दोस्तों। न्यूज चैनल्स ने उन पर भड़काऊ डिबेट करना शुरू कर दिया है, और जाहिर सी बात है ये डिबेट्स उत्तर प्रदेश में बैठे लोग भी देखते हैं। मध्य प्रदेश भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है, आ बैल मुझे मार वाली हरकत कर रहा है। यानी कि हिजाब के मुद्दे को इतना खींचो कि उसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे। शमशुद्दीन रायन वाले मुद्दे की तरफ फिर से जाते हैं। शमशुद्दीन रायन से जब गोपाल दास नाम के पत्रकार मिले, तो शमशुद्दीन रायन ने उस शख्स की पहचान की पुष्टि भी नहीं की। वो अचानक बात करने लग गया। 50 सीटों के बदले 300 करोड़ की डील पर जो है एक नहीं दो मुलाकातें भी हो गई। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि कथित तौर पर पर्दे के पीछे कोई ऐसी डील चल रही है जिसके बारे में सिर्फ बीएसपी और बीजेपी को पता है? बताइए, इतनी आसानी से शमशुद्दीन रायन ने एक व्यक्ति पर कैसे भरोसा कर लिया? कहीं वो ऐसी मुलाकातें पहले भी तो नहीं करते रहे हैं असली कथित तौर पर भाजपा नेताओं के साथ? आपको गौर करना पड़ेगा इन तमाम चीजों पर। ये चीजें इतनी आसान नहीं है, और इन तमाम चीजों के पीछे आपको समझना पड़ेगा किस तरह की सियासत काम कर रही है। उस सियासत का मकसद है किसी भी कीमत पर जीत दर्ज करना, चाहे माहौल को भड़का के, चाहे पैसे का इस्तेमाल करके, चाहे रसूख का इस्तेमाल करके, चाहे इनकम टैक्स और ईडी का इस्तेमाल करके। जी हां, लगातार प्रवर्तन निदेशालय के जरिए भड़काया जा रहा है, धमकाया जा रहा है तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनको। और आप जानते हैं ईडी जो है वो समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं पर ढेरों रेड्स, इनकम टैक्स जो है कई रेड्स मार चुकी है समाजवादी पार्टी के नेताओं पर। क्या तमाम चीजें आपको सामान्य दिखाई देती हैं? क्या इन तमाम घटनाक्रम के पीछे आपको एक लड़ी नहीं दिखाई दे रही है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है? मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा। नमस्कार।